वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म। अभी सभी को ऐड हो जाने दो। जल्दी जल्दी ऐड हो रहे हैं सब। हम्म, लगभग ऐड हो रहे हैं लोग। ममता, आकांक्षा, अनिल, भानु प्रताप, लोकेश, चिंकी, संजना, सचिन, नवीन, राजधानी, सूरज, मनोज, सोनाली, कौशल, विनय, दीक्षा, मंजय, अजीत, अंता, अंजना, आर्य, नागेंद्र, रजनी, सपना, शिव, श्रुति, विनय, ओमकार, सुमित, सौरभ, प्रियांशी, काजल, अर्षद, सर्वेश, मीनाक्षी, गौरव, मीनू, मोटोई, अनुज कुमार, पंकज यादव, परेंद्र, पीयूष, राहुल, रेणु, आरके, रोनिका, साक्षी, संध्या, संजय, संतोष, शालिनी, शिवराम, रेखा, श्यामधर, अमरजीत, सौरभ, निधि, मीनू, महिमा, दिलीप, शुभम, अभिषेक, विनय, सत्येंद्र, मनीष, विनोद, रोहित, सृष्टि। रेगुलर वाले लोग लगभग जुड़ ही गए हैं सभी। दीप्ति,
तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। आई होप इस रिवीजन किया होगा आप लोगों ने घर पर। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही थी। कल बेसिक चीजें बताई थी स्टार्टिंग में। आज कुछ उसके आगे देखते हैं हम लोग की जो स्थल है उसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 3 कालखंड की हमने बात की थी, याद हो अगर। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं अब, वो आपका है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर त्रियुगी विभाजन किया था। वो त्रियुगी विभाजन क्या था आपका? पाषाण, कांस्य और लौह युग। तो उन व्यक्ति का नाम था थॉमसन। ठीक है, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। हम लोग इस युग में जो आद्य ऐतिहासिक है सिंधु में, इसमें कांस्य की बात करेंगे, कांसे की, जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं है। ठीक है। तो लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में वो लड़ाई वाले अस्त्र शस्त्र नहीं इनको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें आपको लड़ाई के उतने साक्ष्य नहीं मिलेंगे कि ये लोग युद्ध करते रहे होंगे। ठीक है। व्यापार के साक्ष्य मिलेंगे। ये लोग व्यापार, मतलब इसलिए बहुत उन्नत थी। देखो, जहां पर आपको पता होगा ना कि अगर कहीं युद्ध होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा बजट उसमें देना पड़ता है। और सपोज करो किसी देश से किसी की लड़ाई शुरू हो गई ना, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। पर डे इतना ज्यादा खर्च होने लगता है कि बहुत, आप समझ ही रहे हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री वगैरह थे उस समय की स्थिति अगर समझो तो उन्हीं को देखते हुए उन लोगों ने जय जवान जय किसान वगैरह का नारा दिया था कि मतलब खाने पीने की चीजें कम ना हो, बहुत सारी चीजें थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इतनी उन्नत कैसे हुई? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लड़ाई वड़ाई का उतना साथ नहीं मिलता है कि बहुत युद्ध किया गया हो। तो इन लोग का ध्यान उधर था ही नहीं, ये लोग व्यापार टाइप का। तो फारस, ईरान, ये जो इधर वाले एरिया थे, मध्य एशिया वाले, यहाँ से व्यापार करते थे। तो खुशहाल थे, उन्नत थे, हर चीजों का आदान प्रदान होता था। दिमाग एक जगह लगा हुआ था, बहुत ज्यादा पैसा इधर खर्च होता नहीं था युद्ध उद्ध के चक्कर में। तो ये चीजें देखने को मिली हैं। तो ये सभ्यता बहुत ही उन्नत किस्म की देखने को मिली, जो एक शहरी सभ्यता थी। अब अगर हम अब लोग बात करें आगे, तो योगी विभाजन तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट मैप दिखाया था अगर याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। तो उस मैप में जगह के नाम बताए थे हमने कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और जो इधर थे गुजरात का क्षेत्र। पूरा तो डिस्कशन नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्रों का डिस्कशन किया था कल हमने। सबसे पहले यार, थोड़ा जल्दी ऐड हो जाया करो यार सब लोग, बीच में डिस्टर्ब होता है ना। तो देखो, आज 8:30 था, 8:41 हो रहा है, 10 मिनट बहुत होता है ऐड होने के लिए। हाँ। तो अगर हम बात करें इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र देखोगे आप, भले वो इधर रावी हो, चेनाब हो, या जो भी हो, तो अल्टीमेटली जा करके वो सिंधु में मिल जा रही थी, है ना। तो 3 नामों से जाना गया इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मतलब ये पता लगाया, एक मैसेज दिया कि यहाँ पर भी कुछ है, उनको टीले वगैरह दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े टीले दिखे जिस क्षेत्र में थे वो। तो उनको लगा कि हाँ, कोई सभ्यता यहाँ पर होगी या कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ की खुदाई की जाए तो मिल सकता है, लेकिन एक मैसेज बस दिया उन्होंने। तो मैसन जो थे, वो चार्ल्स मैसन। अगर और हिस्ट्री की इसी में बात करें तो बार्टन बंधु, बार्टन बंधु जो कहे जाते हैं इंजीनियर, जो रेलवे इंजीनियर थे, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी कराची से लाहौर के बीच की, तो वो बार्टन बंधुओं को वहां पर बहुत मात्रा में ईंटें मिली, पकी हुई ईंटें, मतलब कच्ची नहीं, पकी हुई ईंटें देखने को मिली उस एरिया में। जब कराची से लाहौर के बीच में, कराची आपका ये नीचे पड़ता है सिंध वाले प्रांत में, और लाहौर जाओगे तो पंजाब वाले प्रांत में पड़ेगा। तो कराची सिंध वाले प्रांत से लेकर के जब वो रेलवे लाइन डाल रहे थे आपके पंजाब वाले प्रांत में, तो इनको बहुत सारी ईंटें देखने को मिली। तो बर्टन बंधु ने क्या किया कि उन ईंटों का उपयोग वो रेलवे लाइन में कर लिया।
जैसे आज हम लोग देखते हैं तो वो सीमेंट के नहीं लगाए जाते हैं रेलवे पट्टियों के बीच में और लकड़ी वगैरह का यूज किया जाता है, ये लोग ईंटों का यूज किए। बहुत ज्यादा मात्रा में ईंटें थी और पकी हुई थी, तो इन्होंने जब रेलवे लाइन बिछाई तो उस समय पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इतना था। फिर आए हमारे जो कनिंघम, असल में ये सब चीजें चल रही थी जब, तो कनिंघम जब आए तो इन्होंने सर्वेक्षण किया, मतलब इनको जब जानकारी हुई कि अच्छा ऐसा भी कुछ है कि ईंटें वगैरह मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ होगा। तो उसके आधार पे इन्होंने मतलब जैसे सर्वेक्षण करते गए कि हो सकता है कि काफी बड़ा एरिया हो, तो बहुत दूर तक उन्होंने सर्वेक्षण किया पूरा लगभग। और फिर आए हमारे अच्छा, इसी में एक और बात होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो 1861 में बना आपका बंगाल में, तो ये मेन थे, वहाँ के हेड थे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें 1902 के आसपास की, तो जॉन मार्शल को उन्होंने नियुक्त किया। भैया सब कुछ मिल गया है, बस आपको खुदाई करनी है, यानी कि यहाँ पे पूरा देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो अब जॉन मार्शल एक बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने क्या किया कि दो लोगों, मेनली दो लोग थे, थे और भी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वो थे, ठीक है, वत्स थे और भी कई लोग थे। आ, तो मेन जो दो नाम देखने को मिलता है वो एक दयाराम साहनी का और एक जो आपका आते हैं वहाँ पे राखलदास बनर्जी। तो इन लोगों ने खुदाई शुरू की, तो जो दयाराम साहनी थे उनको उन्होंने हड़प्पा का शुरू किया, और जो हमारे राखलदास बनर्जी थे उन्होंने कहाँ का शुरू किया आपका, मोहनजोदड़ो। बहुत सारी विशेषताएं हैं, अब धीरे धीरे बताएंगे जिससे आपको डाउट ना हो, एक एक करके, है ना, जितना बताते जाओ वो सुनते जाना। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो जरूरी है, नोट्स पढ़ना है लिखना है, सुनना बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ेंगे उसमें। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको पंजाब का प्रांत दिखाया था, एक सिंध प्रांत दिखाया था, और एक सिंध प्रांत दिखाया था, एक पंजाब प्रांत दिखाया था। देखो अभी मैसेज मत करना, ठीक है ना, अभी कुछ ज्यादा वो हो नहीं रहा, प्रीवियस का हम डिस्कस कर रहे हैं, जब न्यू पढ़ाएंगे उसके बाद ये, तो अभी मैसेज से नहीं करना। तो हुआ क्या कि जो पाकिस्तान वाला एरिया था, एक सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और एक आपका बलूचिस्तान वाला एरिया, ठीक है ना। अगर हम सिंध वाले प्रांत की बात करते हैं तो उसमें आपको हमने नाम बताए थे, एक मोहनजोदड़ो का नाम पड़ा था, एक आपका कौन सा पड़ा था, चन्हू, और एक पड़ा था आपका कोटडीजी। लेकिन जब पंजाब वाले प्रांत में देखोगे तो आपको पड़ा था हड़प्पा। ये कल की क्लास की बात है। हड़प्पा आपका रावी नदी आपको दिख रहा होगा, जो अल्टीमेटली रावी नदी कल का मैप शेयर किया था वो सबको क्लियर ही होगा, ठीक है ना। तो रावी नदी जो अल्टीमेटली जाके सिंधु नदी में ही मिल रही थी। और अगर हम मोहनजोदड़ो, चन्हू और कोटदीजी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे पड़ रहे थे। फिर हमने आपको एक चीज दिखाई थी, गुजरात वाला एरिया दिखाया था। गुजरात को दो पार्ट में दिखाया था, एक आपको कच्छ वाला पार्ट दिखाया था और एक सौराष्ट्र वाला पार्ट दिखाया था। कच्छ जो ऊपर साइड में पड़ रहा था और नीचे सौराष्ट्र पड़ रहा था, तो वहां पर भी कुछ जगहों के नाम बताए थे हमने आपको, एक धौलावीरा बताया, लोथल बताया, है ना, और रंगपुर था वहां पर, सुरकोटडा था, है ना, रोजदी था। तो ये चापा, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक साथ सभी नहीं, एरिया वाइज करेंगे जिससे हमें याद हो जाए। देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो साथ में चलता ही रहेगा, ठीक है, कि एक पूरा चैप्टर है इसी के आधार पे, तो बहुत बड़ा मतलब ये स्थल है, तो यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। हम आपको डिस्कस कर रहे हैं गुजरात से। क्यों? जो स्टूडेंट जल्दी भूलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि जब चैप्टर शुरुआत करते हो ना तो सबको पता चल जाता है कहाँ से की मूर्ति मिली है और ये नरकी मिला है, ये सब मिला है, सब याद हो जाता है। जो मेन क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे शहरों में थे आपके, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, साथ में धौलावीरा, लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो तीन शहरों के नाम बताएं, जैसे अ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को छोड़कर बता रहे हैं, वो तो है ही है। गुजरात में एक आपका धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। दो यहाँ के वेरी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा और लोथल। राजस्थान का एक एरिया पड़ेगा कालीबंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। फिर उसी के आसपास पड़ेगा आपका राखी गढ़ी, और धीरे धीरे करके तो बहुत सारे हैं, ये दो तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये न्यूज में था, ठीक है।
अभी हम 2-3 साल पहले की अगर बात करें राखीगढ़ी की, ये उधर पड़ता है, हिसार वाले एरिया में पड़ता है, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी में कुछ खुदाई वगैरह भी की थी। किया तो बहुत पहले से जा रहा था, 1969 से ही सूरज भान ने शुरू किया था, लेकिन अभी रिसेंट में 2015 के बाद कुछ चीजें फिर से मिली हैं इनको, तो इसलिए न्यूज में आ गया था। और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी दिया गया है राखीगढ़ी के लिए, है ना। तो राखीगढ़ी न्यूज के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, पुरानी चीजें, क्योंकि वो पूछ सकता है कि रिसेंटली क्या ऐसा था। और सबसे बड़ी बात कि राखीगढ़ी भारत में पाया जाने सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है सर, धौलावीरा और राखीगढ़ी, तो एक्चुअल में धौलावीरा और राखीगढ़ी में राखीगढ़ी को ही मान्यता दी गई है। राखीगढ़ी को ही कहा गया है कि ये सबसे बड़ा मतलब स्थल है, और धौलावीरा दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो इतनी सारी बातें कल हो गई थी, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ये प्रीवियस क्लास है, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आप मैसेज कर सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो हम आपको आगे डिस्कस करते हैं प्लेस का, ठीक है। तो आई होप कि This is urgent. This is urgent notice. Please, all students should open their camera at least up to next 5 minutes. All students, those camera are not on, they should be removed from notice. They should be removed within 5 minutes in a notice period. Please be clear and please message always in history class. Diwakar sir, Diwakar Pandey co-host only on that. You should message only on Diwakar Pandey sir. Be clear. This is damn sure. All those who does not have opened their camera, they will be quickly out. And please, Redmi Note 7S, Redmi, and SNWP, something alternate names. Be come with their proper names. This is last warning. I am suggesting you all students. Okay. कैमरा ओपन कर लो भाई सब लोग। पंकज तुम सो के पढ़ोगे क्या? भैया पंकज यादव, हैं? तबीयत सही नहीं है? अगर तबीयत सही नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन रास्ता ही अंदाज चल रहा है, राजा भी फेल है, बताओ घर। हम्म, चलो ठीक है, आप लोग अपना ऑन रखना, बाकी सर देख लेंगे। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ओके। तो यहाँ तक बात हुई थी, डाउट कुछ होगा नहीं, क्योंकि इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है कि सब समझ आ रहा है, एकदम मस्त है, हैं? तो चलो अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें एक्चुअल में हम स्टार्ट करते हैं आपका गुजरात वाले एरिया से। देखो अभी परेशान मत होना कि सर हड़प्पा मोहनजोदड़ो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि पूरी सभ्यता ही उसी पर है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तुम्हें भूलेगा ही नहीं। जो भूलने वाली जगह है उसको हम पहले डिस्कस कर लें, जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसको याद रखना है। तो पहले हम गुजरात वाला एरिया आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका कच्छ और सौराष्ट्र वाला एरिया पड़ रहा है, जिसमें से धौलावीरा और लोथल, क्योंकि ये एक व्यापारिक जगह था, बंदरगाह वाला एरिया था जो लोथल था। बहुत सारे व्यापार होते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो धौलावीरा को हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है, वेट करो जरा। धौलावीरा, देखो ये धौलावीरा का एक हमने आपको शेयर किया है,
ठीक है। अच्छा, वैक्सीन लगवाए पंकज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तब भी क्लास ले रहे हो, बहुत सही। बस अपना हिम्मत बनाए रखो, 1-2 दिन की बात है, सब सही हो जाएगा। ये पेन वेन चलाना बंद कर दो, जो लोग चला रहे हैं। आप लोग होशियार बनने लगते हैं बहुत जल्दी। तो देख लिया होगा सबने, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ये कच्छ वाला एरिया है, कच्छ वाला एरिया पड़ रहा है आपका। और जो खरीड़ बेट जो उस पर लिखा हुआ है, खडीर बेट, ये एक एरिया है वहाँ का, पहाड़ी वाला एरिया, धौलावीरा वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, हटा दे इसको, देख लिया सबने। तो ये कच्छ वाला एरिया है जिसपे खडीर बेट, जो एक्चुअल में पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर आपका असल में समुद्री तट है, लेकिन वो एक टीला टाइप का, ऐसे समझ सकते हो, वैसी जगह। तो ये था आपका धौलावीरा। एक मिनट, इस मैप में ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है आपको यहाँ वाला, ये आपका वही खडीर बेट वाला है जो धौलावीरा पड़ रहा है वहाँ पर। और क्योंकि कोस्टल एरिया साइड में है ये, है ना, तो यहाँ से देखो व्यापार हो सकता था समुद्री रास्तों से। तो आप देखो इधर अरब सागर पड़ रहा है, ऊपर उस साइड देखो फारस जो वो पड़ रहा है, इधर अरब पड़ रहा है। तो धौलावीरा तो उतना व्यापार के लिए वो नहीं है, लेकिन लोथल जो पड़ेगा अभी आगे चलकर, लोथल बोला जाता है, बंदरगाह एरिया, लोथल को बोला जाता है बंदरगाह एरिया। तो कंफ्यूजन किसी को ना हो, धौलावीरा को बंदरगाह एरिया नहीं कहा जाता, या वैसा बंदरगाह पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल मिला जो बंदरगाह एरिया, या जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, तो लोथल का नाम है, जो आगे चल के हम दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो क्योंकि कोष्टक पड़ता है, तो अब मैप में ना इस तरह दिख रहा है, जब आप देखोगे वहां से जाकर के, तो हो सकता है कि उस जगह पे ना हो। तो धौलावीरा के बारे में अच्छा ध्यान से देखते जाना, नोट्स सब लिखे हुए हैं, प्रॉपर हैं, परेशान बिल्कुल मत हो, जो जरूरी चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इस मैप को जरा ध्यान से देखो, हम कुछ पूछेंगे इसमें। देख लिया सबने? धौलावीरा, ऊपर मनसर लिखा हुआ है, नीचे मनहर लिखा हुआ है। एक ऊपर देखोगे तो मनसर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ है मनहर, दिख गया होगा। ठीक है, ये जो जगह है, ये दिख रही होगी मनहर, मनसर, और नीचे ये जो दिख रहा है ये मनहर दिख रहा है। ठीक है, बीच में आपको शहर दिख रहा है, ये जो बीच में है ये पूरा शहर दिख रहा है, ये पूरा बीच में शहर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, तो आरएस बिस्ट का नाम दिख रहा होगा, ये आरएस बिस्ट। तो उत्खननकर्ता जो बोले जाते हैं, जो धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता के मतलब जहाँ पे न पर्याप्त मात्रा में उत्खनित चीजों को पाया है सब, वो आरएस बिस्ट साहब हैं। ठीक है, आरएस बिस्ट। और धौलावीरा को जब आपने देखा, तो ये कच्छ में पड़ रहा है, आपके गुजरात के, याद हो गया होगा कि ये ऊपर वाले एरिया में, तो कच्छ वाले एरिया में, पहली चीज। दूसरा, आरएस बिस्ट ने उत्खनन किया। 2 चैनल आपको दिख रहे हैं, एक मनहर और एक मनसर, और उनके बीच में आपको दिख रहा है एक शहर, जो धौलावीरा का शहर है। इस धौलावीरा के अंदर जरा देखना, 3 चीजें हैं इस धौलावीरा के शहर के अंदर, हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। एक ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये एरिया है, एक एरिया ये है, और एक ये तीसरा ये है नीचे।
तो मनसर और मनहर जो नदियां आपको दिख रही हैं, वैसे बरसाती नदियां हैं, चैनल हर समय नहीं भरी रहती। तो मनसर और मनहर नदियों के बीच में आप अगर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बीच में एक शहर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है क्या? अरे कैसे क्वेश्चन करते हो भाई? ये धौलावीरा शहर जो था सिंधु घाटी हड़प्पा का, उसका एक मैप दिखा रहा है, धौलावीरा का। धौलावीरा का, हम लोग धौलावीरा का डिस्कशन कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ? जिन्होंने पूछा है ये है क्या, हम धौलावीरा शहर को डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका मैप सामने है। जिन्होंने पूछा है उनको क्लियर है? ओके, तो ये धौलावीरा शहर डिस्कस हो रहा है। आप इसमें देखो, माइंड में पिक्चर बनाओ, याद हो जाएगा तुरंत। दो चैनल हमको दिख रहे हैं, एक मनसर है, एक मनहर है, दोनों नाम ऊपर दिख रहा है, मनसर और मनहर। बीच में शहर दिखाई दे रहा है आपको। शहर 3 भागों में बटा हुआ है। एक आपका है, ये दुर्ग बोला जाता है, ये जो एरिया है नीचे वाला, ये वाला एरिया, ये इसको दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसको दुर्ग कहते हैं, दुर्ग, दुर्ग वाला एरिया। ये है मध्य, मध्य शहर, मिडल टाउन। और जो नीचे है, ये नीचे वाला एरिया, ये है लोअर टाउन, निचला शहर। ये एरियल व्यू है, एरियल मतलब ऊपर से ये दिख रहा है, ऊपर से लिया गया व्यू। तो दुर्ग दिख रहा है, ये ऊंचाई पे होता था, दुर्ग जो था ना ये सबसे ऊंचाई पर होता था, और मिडल टाउन होता था, और निचला वाला शहर नीचे रहता था, मतलब समतल मैदान पे, और ये दुर्ग जो बनता था ऊपर। असल में दुर्ग वो जगह होती थी जहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे, मतलब बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग। तो उनकी सुरक्षा भी देख रेख होनी थी, तो ये लोग थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान पे रहते थे, और ये किलेबंदी से घिरे होते थे, पूरा दीवारें घिरी होती थी। अगर आप ध्यान दोगे ना तो पूरे चारों तरफ से किलेबंदी दिखेगी आपको इसमें। देखो, ये ये आपको ये किलेबंदी दिखेगी, यहाँ से पूरा ये घिरा हुआ दिखेगा, ये पूरा चारों तरफ से एक बाउंड्री टाइप की दिखा करती थी, उसकी सुरक्षा के लिए तो किलेबंदी होते थे। एक एक जगह है जहाँ पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब किलेबंदी नहीं की गई, वो एक कोट दीजी पड़ता है पाकिस्तान वाले एरिया में, वहां बस साक्ष्य नहीं मिला। लगभग बाकी जगहों पे आपको किलेबंदी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से शहर बसाया गया था। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? क्या ये मैप क्लियर हो गया? अरे स्ट्रेट नहीं है, अरे बेवकूफ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? स्ट्रेट नहीं है एक्चुअल में वो। इस समय जब देखोगे ना तो वो इस तरह का नहीं दिखाई देगा, ये एक बनाया गया है, एक व्यू बनाया गया है कि मतलब इस तरह का रहा होगा, ऐसा कुछ। अभी जाओगे तो वो इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल एक सही हालत में हो, सब खंडहर बन चुके हैं। ठीक है, और स्ट्रेट का अगर कहोगे ना तो स्ट्रेट उसे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कहा जाता है उसको, स्ट्रेट ना बोल करके एक टर्म यूज किया जाता है, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें होती है, हम दिखाएंगे अभी आगे। तो अभी हमने देखा धौलावीरा का, तो जितना डिस्कस कर रहे हो वो पहले ध्यान देते जाओ। तो धौलावीरा में क्या हुआ, हमने जितनी चीजें दिखाई हैं आपको, अगर क्लियर हो तो धौलावीरा में क्या दिखा आपको? 2 चैनल दिखे नदियों वाले, नदियों के नाम थे मनसर और मनहर, दिख गए। उसके बीच में एक शहर दिखाई दिया जो धौलावीरा का शहर था, और वो शहर 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। एक भाग है उसका दुर्ग, जो ऊंचाई वाले स्थान पे, जहां पर संभ्रांत लोग रहते थे, पैसे वाले लोग, बड़े लोग। ठीक है, दुर्ग वो ऊंचाई वाले टीले स्थान पे रहता था। जो मध्य है, एक दुर्ग हो गया, और फिर मध्य शहर, मतलब बीच में एक शहर बसा था। और फिर एक था लोअर टाउन, तो लोअर टाउन में निचले तबके के लोग रहा करते थे, जो उस समय जैसे कृषक वगैरह थे, कृषि करते थे, दास वगैरह थे, ये लोग रहा करते थे। तो 3, ठीक है,
और उत्खननकर्ता कौन है? आर एस बिष्ट। पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां पर जो शहर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है। आंसर कौन सा शहर? कौन सा शहर जो 3 भागों में बटा हुआ है? धौलावीरा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में बटा है। इसके अलावा जितने हम नाम पढ़ेंगे वो सब 2 भागों में बटे हैं। उसमें मध्य शहर नहीं मिलेगा, उसमें केवल दुर्ग मिलेगा और लोअर टाउन मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्टली जो स्थल हैं उसमें 2 मिलेंगे, एक दुर्ग वाला स्थान मिलेगा और एक निचला शहर मिलेगा। लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा स्थल था जहां पर 3 भाग हैं, एक दुर्ग वाला स्थान है, एक आपका बीच में मध्य शहर है और फिर निचला है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, नदियों के नाम में मनसर और मनहर, ठीक है, हो सकता है कि आपको मनसर और मनहर ना मिले, तो कभी, क्योंकि ये बरसाती नदियां थी, सहायक टाइप की बोली जाती हैं, तो एक सरस्वती या घग्घर का नाम आता है, हो सकता है वो ऑप्शन में हो। वैसे वो देंगे नहीं, अगर सही से क्वेश्चन देना होगा तो मनसर और मनहर देंगे। वो नहीं देते हैं तो फिर वो सरस्वती या घग्घर के आस का नाम आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई आपको सबको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? उत्खनन करता कौन? उत्खनन करता कौन धौलावीरा के? उत्खनन करता कौन? आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट। कुछ चीजें मेन हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धौलावीरा में ही। देखो जितना बोलते जा रहे हो माइंड में बिठाते जाना। पहला बोला मनसर और मनहर नदियां, जो चैनल बन रहा था वो बीच में शहर था जो 3 भागों में था, दुर्ग, मध्य और निचला शहर। आर एस बिष्ट ने इसके उत्खनन करता ये थे। एक फिगर हम और दिखा रहे हैं जरा, 2 भागों वाला दिखा दे रहे हैं। ये धौलावीरा का हटा के असल में जो बाकी शहर थे वो कैसे थे। तो अब वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एक एनिमेशन है, ठीक है ना, वो एक एनिमेशन बनाया गया है। एक्चुअल में आप लोग गूगल में देख लेना, वो बड़े उबड़ खाबड़ दिखेंगे, है ना, वो मतलब खंडहर टाइप के। ये देखो इमेज, ये जब इमेज आप देखोगे ना, ये चीज, तो एक्चुअल में इस एनिमेशन में एक दिखाने की कोशिश की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक्चुअल में क्या होता था कि एक जो था वो दुर्ग वाला स्थान ये हुआ करता था, ये दुर्ग होता था, ठीक है ना, इसको दुर्ग वाला स्थान कहा करते थे, ऊंचाई वाले स्थान पर रहता था। और इधर जो नीचे था ये होता था आपका निचला शहर। एक एनिमेशन दिखाया गया है, ठीक है, एनिमेशन है ये। तो ये एक निचला शहर है, ये दुर्ग है। धौलावीरा में क्या हुआ कि इनके बीच में भी शहर देखने को मिला। बस धौलावीरा एक ऐसा था जिस जहां पर इनके बीच में भी देखने को मिला है, कि मतलब यहाँ कहीं भी बीच में शहर देखने को मिले थे इधर, ठीक है। बाकी सारी जगहों पे 2 मिले हैं, तो दुर्ग और निचला शहर, लेकिन धौलावीरा में 3 भाग में बटा है वो। दुर्ग में जो ऊंचाई वाला स्थान है, फिर मध्य शहर है और फिर निचला शहर है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़े धौलावीरा में, सबको समझ में आ गया? जगह का नाम गुजरात का कच्छ, ठीक है। नदी बरसाती नदियां थी जो हर समय नहीं भरी होती थी, इसलिए कच्छ का जो रन है वो एक रेगिस्तान वाला एरिया जाना जाता है, जानते ही होंगे, है ना। तो मनसर और मनहर चैनल होते हैं, ठीक है, वो थे आपके। जो उत्खनन करता है वो आर एस बिष्ट हैं, और शहर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको। ये धौलावीरा शहर योजना, यही समझ सकते हो कि एक ऊंचाई वाला स्थान ये है दुर्ग, ये वाला स्थान दुर्ग है, ये वाला स्थान दुर्ग है, ये मध्य शहर है और इधर एक निचला शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का था आपका। अब इसमें माइंड में पिक्चर बन चुकी होगी अब तक। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, सबसे बड़ी खासियत, याद कर लो इस चीज को जो लिखा है हमने ऊपर, जिस टर्म को लिखा है हमने उसको याद कर लो।
दिख गया सबको क्या लिखा है हमने? शैलकृत जलकुंड, क्या लिखा हुआ है? शैलकृत जलकुंड। थोड़ा अच्छे से देख लो इसको पहले। जो जलकुंड है ये भी एनिमेशन है, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन में ये नहीं है, सब टूटे फूटे हैं, मतलब गड्ढे टाइप के दिखेंगे आपको, है ना। तो ये एक एनिमेशन बनाया गया जिससे पता चले कि कुछ इस तरह का रहा होगा वो, है ना। दिख गया सबको? शैलकृत जलकुंड। एक्चुअल में क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उस स्थल के बारे में बताइए जहां पे जल की उन्नत व्यवस्था थी, जल निकासी की या जो भी चीजें बनी थी वो बहुत ही उन्नत किस्म का था, बहुत ही डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड टाइप का था। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम जल निकासी या जल की व्यवस्था देखेंगे ना, तो सबसे उन्नत धौलावीरा का है, सबसे उन्नत, बहुत सही तरीके से बनाया गया। शायद इस तरह का हम लोग अब जाकर के बना रहे होंगे, नहीं तो ये उस समय लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व में धौलावीरा के आसपास ये बना दिया गया था। क्या होता था, एक मेन नदी थी, जैसे वो मनसर और मनहर नदी आपको दिख रही थी, वहां से एक चैनल के थ्रू या एक नहर के थ्रू, समझ लो, नहर तो शब्द यूज नहीं होता था, तो उसके थ्रू इन लोगों ने शहर के अंदर ये बना रखे थे, जलकुंड बना रखे थे जो आपको दिख रहे हैं। ऐसे करीब 16 जलकुंड बने हुए थे, 16 जलकुंड, और वो पानी आकर के इनमें भर जाता था, एक भरता था फिर उससे दूसरे में जाता था, फिर तीसरा, इस तरह से पूरे 16 जलकुंड भर जाते थे। बहुत सही तरीके से बनाया गया था। वो इसलिए होता था कि मान लो अगर बारिश नहीं हुई या कोई दिक्कत आई तो उनको जल की कमी ना पड़े, ठीक है। तो इन्हीं को शैलकृत जलकुंड कहा जाता है। तो सबसे अच्छी जल की जो व्यवस्था देखी जाती है वो धौलावीरा में देखी जाती है, इसको याद कर लेना, ठीक है, धौलावीरा में देखी जाती है शैलकुंड जलकुंड। तो यहाँ भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो पूरे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी कह लो या कोई भी चीज कह लो, जल की जो व्यवस्था थी वो सबसे बेस्ट कहाँ पर है, वो धौलावीरा में। लगभग इन लोगों ने 16 जल कुंडों को तैयार कर लिया था और एक नदी से जोड़ दिया था। उस नदी से ये पहले एक जलकुंड भरता था, फिर उसी से सब कनेक्टेड थे, एक एक करके वो भरता जाता था सभी में, ठीक है। और इससे उन लोग की जल का मतलब हर समय उनको जल मिलता रहता था, तो उनको दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, धौलावीरा में। इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो एक और चीज दिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। जलकुंड था, याद करिएगा, शैलकुंड, शैलकृत जलकुंड, यही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्शन मिलेंगे सीधे सीधे। शैलकृत जलकुंड कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो आप कहोगे धौलावीरा में मिले। दूसरा पूछ सकता है, ये जलकुंड शब्द हटा देगा, वो कहेगा शैलकृत, शैलकृत स्थापत्य कला, शैलकृत स्थापत्य कला, तो स्थापत्य यूज कर लेगा, मतलब जो कला वगैरह से रिलेटेड। तो आप इसी से शब्द याद करना, जैसे शैलकृत जलकुंड है ना, तो जलकुंड की जगह वो स्थापत्य लगा देगा समथिंग, तो आंसर यही है, धौलावीरा ही है। या तो शैलकृत जलकुंड कहे, शैलकृत स्थापत्य कला कहे, ये दोनों धौलावीरा के ही, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक चीज और हम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, एक चीज हम आपको और दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका इसको देखो जरा, दिख गया सभी को? दिख गया सभी को? ठीक, धौलावीरा पे है ये। कितने चिन्ह दिख रहे हैं आपको? आप सभी को कितने चिन्ह दिख रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो, कितने चिन्ह दिख रहे हैं? अनुराधा, अनुराधा, तुमको 7 क्यों दिख रहे हैं भाई? तुमको 7 ही दिख रहे हैं? हम्म, अनुराधा फिर से गिनो। ये हर्षवर्धन, तुमको 9 दिख रहे हैं? अबे कैसे कैसे लोग हो भाई, हैं? तुम लोग को मतलब एक तो हमने इमेज दिखाई, उसमें तुम लोग गिन नहीं पा रहे हो, अपनी कंडीशन समझ रहे हो तुम लोग क्या है? सृष्टि 7,
ये कहाँ से आते हैं भाई लोग, जिनको सामने फोटो में 7 चिन्ह दिख रहे हैं, जिनको 9 दिख रहे हैं। अरे ठीक है, एक ही व्हील 4 बार दिया, वो अलग अलग हैं। हमने बोला है जो जैसे बना है वो वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तुम लोग ज्ञान चंद बहुत हो, दिमाग बहुत लगाते हो, हैं बहुत दिमाग लगाते हैं सर। कि सर 3 बार इकट्ठा हुआ। तुम्हें पहले बता दें कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। ये जो 10 चिन्ह तुम्हें दिख रहे हैं पढ़ा ही नहीं गया है, तो तुम्हें ये मालूम ही नहीं कि तीनों सर्किल एक ही हैं। पहली चीज समझ लो, अभी तक हड़प्पा सप्ताह की लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है, तो तुम्हें मालूम कैसे कि वो तीनों सर्किल एक ही हैं। आज तक तो कोई पढ़ ही नहीं पाया। तुम लोग ज्ञानचंद बहुत तेज हो गए, तुम लोगों ने पढ़ लिया सर तीनों सर्किल एक है। अजब गजब स्टूडेंट है भाई, मतलब इतने बड़े बड़े विद्वान पढ़ ही ना पाए, इन लोगों ने तुरंत 2 मिनट के अंदर पढ़ लिया सर 3 सर्किल एक ही हैं। वाह, तुम ही लोग जाके बता दो उनको कि ऐसा ऐसा है। भैया अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है ये लिपि, ठीक है। ये जस के तस है, अभी तक लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। यही तो सबसे बड़ी ये है कि इसी खोज का विषय बना हुआ है कि असल में ये है क्या। इतना ये जानते हैं कि लिपि है, ये धौलावीरा में मिला है। असल में जब उत्तरी द्वार देखा गया था तो इस उत्तरी द्वार के ऊपर जो बना होता है ना, जैसे गांव में लकड़ी की दीवार देखे होगे, तो चौखट टाइप का बना होता है चारों तरफ से लकड़ी का। तो आवाज तो नहीं देखने को मिलता, वो सब लोहे के बने होते हैं। तो उन लोग के समय में ऊपरी वाले पोर्शन में दीवार जो दरवाजा था, ये एज इट इज ऊपरी वाले दरवाजे में देखने को मिली है। सेम ऐसी ही पट्टिका उस पर लगी हुई थी और ये 10 चिन्ह वहां पर बने हुए थे। आज तक अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है कि असल में 10 चिन्ह है क्या, ठीक है ना। तो इनको लिपि कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि 10 बड़े अक्षरों की लिपि या 10 बड़े चिन्हों वाली लिपि की जो पट्टिका है, या 10 बड़े चिन्हों वाली जो लिपि है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी हम उसके बारे में जान नहीं पाए। वो है धौलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि धौलावीरा ही वो जगह थी जहां जिसका जो शहर था उसके उत्तरी द्वार जब देखा गया तो उसके ऊपरी वाले पोर्शन पे दरवाजे पे ये पूरी की पूरी पट्टिका लगी हुई थी, जिसमें आपका 10 वो था। एक बार हम और शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान देना आप लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा वो फिर से देखेंगे। ये भाव चित्रात्मक लिपि है, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। महिमा, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। हमेशा नहीं लिखा होता है, जब उत्खनन किया गया होगा, तो जब इन्होंने उत्तरी द्वार से शुरू किया होगा तो वहां देखने को मिल गया होगा। हमेशा की क्या बात होती है। तो आपको ये चीज दिख गई। धौलावीरा चीजें क्लियर। धौलावीरा क्वेश्चन पूछे, जल्दी जल्दी आंसर देना है। सबसे पहले धौलावीरा भारत के किस राज्य में पड़ता है? धौलावीरा भारत के किस राज्य? धौलावीरा भारत के किस राज्य में? कच्छ, गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ। कौन से 2 चैनल इसको कवर करते हैं, इस शहर को धौलावीरा को कौन से 2 चैनल कवर करते हैं? जो नदियों के 2 चैनल हैं, वो कौन से 2 चैनल इसको कवर करते हैं धौलावीरा को? जल्दी जल्दी आंसर होगा। प्रीति वेरी गुड, आकांक्षा वेरी गुड। लड़कियां जल्दी आंसर दे रहे हैं, लड़के अपने जलवे में बैठे बस, तब तो दे ही देंगे आंसर। एकदम राजशाही अंदाज चलता है इन सबका। मनसर और मनहर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम तो भूल ही गए, लड़कियों को टाइप करने की स्पीड बहुत अच्छी होती है, हमें याद ही नहीं रहा है ना। चैटिंग वैटिंग करते हैं तो या उनको जो स्पीड बहुत अच्छी होती है, लड़कों का कहा है। टाइप वाइप कौन करता है सर। तो चलिए मंसर हो गया। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का उस स्थल या उस शहर का नाम बताइए जो 3 भागों में बटा हुआ था। दुर्ग, मध्य और निचला। दुर्ग, मध्य और निचला।
धौलावीरा, वेरी गुड। 10 चिन्हों या आकृति वाली जो लिपि है वो कहाँ देखने को मिली है? धौलावीरा में। कहाँ मिली है? धौलावीरा। सबसे विशेषता या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो सबसे विशेष चीज के लिए धौलावीरा जाना जाता है, जो एक विशिष्ट पद्धति इन्होंने अपनाई है, विशेष चीज, वो क्या चीज थी यहाँ की, जिसके लिए हम लोग इसको जानते हैं धौलावीरा को, जो कहीं और उतनी उन्नत नहीं दिखाई दी, मतलब कहीं और धौलावीरा में, धौलावीरा को छोड़कर और कहीं उतना उन्नत दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्या था? शैलकृत जलकुंड, वेरी गुड सृष्टि, महिमा, काजल, सबने आंसर दिया। शैलकृत जलकुंड, इनको जल निकासी या जल के संरक्षण या स्टोर की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आई होप कि धौलावीरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो उत्खनन करता कौन? आरएस बिष्ट। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर, गुजरात में ही चलते हैं आपके। एक पहला हमने आपको बताया कौन सा? धौलावीरा। दूसरा हम आपको बता रहे हैं लोथल। इंपॉर्टेंट की हम पहले बात कर लेते हैं, तो अब हम आपको लोथल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम एक फिगर शेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। मोहम्मद इरफान, मैजिशियन लोग भी नहीं पढ़ पाए यार, तुम लोग कसम से। जेपी जोशी, जेपी जोशी, अरे जेपी जोशी खोज किए हैं, मतलब ऐसा कुछ था। जगत प्रकाश जोशी जो हैं वो भी थे। असल में कई जगह आपको ये देखिएगा, देखने को मिलेगा कि खोज करने वाले कोई और होते थे और उत्खनन करता कोई और होते थे, ठीक है। जैसे आरएस बिष्ट जब थे ना, जब धौलावीरा की बात कर रहे हैं, तो जो जेपी जोशी हैं वो खोज करता है, उन्होंने खोज किया था, जो धौलावीरा की बात हो रही है। लेकिन जो उत्खनन करता थे वो आरएस बिष्ट थे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, कौन है? रोहित क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हाँ ठीक, आप क्लियर हुआ। जो खोज करता थे वो जेपी जोशी हैं, और जो उत्खनन करता है वो आपके हैं एक्चुअल में आरएस बिष्ट। अब यहाँ देखते हैं हम लोग एसआर राव, कहीं कहीं इसको आरएस राव भी लिख दिया है, वो एक्चुअल में ध्यान देना, वो एसआर राव है, रंगा राव पूरा नाम होता है, रंगा राव। तो एस कोई बोलता ही नहीं है ज्यादातर, वो आर ही के साथ होता है, तो रंगा राव कहा जाता है। लोथल देख लिया सबने? अभी हम नाम पूछने वाले हैं, ध्यान रखना, अभी ध्यान से देख लो इसे। देख लिया होगा, क्लियर। लोथल भोगोवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात। भोगोवा नदी के किनारे, नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए हमने पहले शेयर कर चुके हैं, एक दिन 2 दिन हो चुके हैं। लोथल पड़ता है भोगोवा नदी के किनारे, आपका भोगोवा नदी पड़ती है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, ये लोथल पड़ता है। लोथल एक बंदरगाह एरिया है, बंदरगाह एरिया है ये, ठीक है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है, हाथी दांत, मन के, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो लोथल से आपको ये देखने को मिल रहा है। कुछ मेन मेन चीजें हमने आपको दिखाई इस लोथल में। एक गोदी नाम देखा, गोदी, जिसको गोदी बाड़ा कहते हैं। एक आपको भट्टी का हमने दिखाया, भट्टी कारखाना जो दिख रहा था उधर। एक इधर देखोगे तो शहर वाला एरिया दिख रहा था, जो दुर्ग और निचला शहर है। निचला शहर इसमें दिखाया नहीं हमने, दुर्ग और निचला शहर वाला पोर्शन है। और एक आपका उधर देखोगे तो क्या पड़ रहा था? भंडार गृह, भंडार गृह एक पड़ रहा था। और लास्ट में अगर दाहिने साइड देख रहे थे तो एक कब्रिस्तान पड़ रहा था, क्लियर है।
चीजें क्लियर सबको? सर जी मनका कहाँ पहना जाता है? ऋषभ, ठीक है, लड़कियों से पूछो, लड़कियां बताएंगी मनका कहाँ होता है। ठीक है, हाँ, मनका दिखाते हैं, रुको, पूछ लियो तो दिखाई देते हैं। लो देखो ध्यान से, ये जो हार वगैरह बने हैं ना, ये सब मनके के ही बने हैं। ये जो हार वगैरह बने हैं मनके के बने हैं, हाथी दांत के बने हैं, मतलब कई सारी चीजें, सीप के बने हैं। तो मनका एक प्रकार से मोती टाइप का समझ लो, ठीक है, मोती टाइप का, जिसका यूज करके हम लोग हार वगैरह बनाया करते थे और उसी को लोग पहना करते थे। अब क्लियर? तो ये था मनका, ठीक है। तो लोथल की बात हम लोग कर रहे थे, एक हम दिखाने वाले, वैसे तुम लोग देख लेना, अब हम एनिमेशन में ही दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है। वो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। नहीं ये तो वही है, ये नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लोथल, इस सारे फिगर एक ही कैसे? वेट, ये जगह है, ठीक है, ये देखो, देखिए, ये है गोदीवाड़ा, ये जो बना हुआ है ना, ये गोदी है, ये चीज, ये गोदी है, ठीक है ना, ये गोदी है। ये पानी से भरा होता था, ये पानी से, एक जैसे तालाब समझते हो ना इस समय का तालाब, ये ऐसे इस टाइप का हुआ करता था। ये बहुत बड़ा एरिया है, ये इसमें दिख रहा है इस तरह से, ये बहुत बड़ा एरिया है गोदी जो है। तो यहाँ जहाज आया करते थे, पानी वाले जहाज, नाव, नौका, ये सब रुके होते थे। तो ये सब यहीं गोदी में आके रुकते थे, एक प्रकार से समझ सकते हो कि इसी स्थान पे वो आते थे वो, और यहीं से कनेक्टेड होता था ये अंदर इधर, ये जो जगह दिख रही है, तो इधर ही आसपास भंडार गृह बना होता था, यहीं आसपास भंडार गृह बना होता था। तो यहाँ से जो समुद्र रास्तों से जो भी जहाज वगैरह आया करते थे, समुद्री एरिया जो पड़ रहा था, आप देख ही रहे थे, अरब सागर पड़ रहा है उधर, तो वहां से जब जहाज वगैरह आया करते थे तो ये गोदी में आकर रुका करते थे। ये गोदी वाला एरिया होता था, एक प्रकार से पोर्ट समझ सकते हो आज के डेट में, जब बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं जब किनारों पर, मुंबई पर और कई जो कोस्टल एरिया है, तो वो उस टाइप का वो गोदीवाड़ा हुआ करता था। तो बंदरगाह एरिया कहा जाता है इसे, ये एक प्रकार का बंदरगाह ही था उस समय का। तो यहाँ पे जो भी आते थे वो सब यहाँ रुका करते थे, और यहाँ भंडार गृह होता था, तो भंडार गृह में जो भी सामान होता था वो इकट्ठा कर लिया जाता था, ठीक है। ये इधर ही आगे बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही, इधर ही कब्रिस्तान है, शहर है, ये सब इसी में आपका दिखाई दे। तो गोदी अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आई होप कि अब गोदीवाड़ा क्लियर हो गया होगा। एक बंदरगाह टाइप का स्थान जो पानी से भरा होता था, एक पोर्ट टाइप का, जहाँ पे जहाजें आकर के रुका करती थी, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे वो आके रुका करते थे, और इस गोदीवाड़ा के पास ही भंडार गृह हुआ करता था। तो सामान वगैरह आकर के उसमें इकट्ठा कर लिया जाता था। क्लियर हो गया सबको ये चीज? समझ में आ गई बात? अब जो स्थान, अरे विनय कुमार, जहाज कहाँ से आएगा जब चारों तरफ से बंद है? अरे बेवकूफ, यहाँ दिख रहा है एक चैनल बना हुआ था, वो इसमें नहीं दिखा रही, एनिमेशन है ये केवल। वैसे तुम उसमें व्हाट्सएप गूगल पे जाके देख लेना। अरे अरब सागर पड़ रहा है भाई बगल में, पूरा इतना बड़ा अरब सागर पड़ रहा है तुम्हारा, उधर से लेकर के, हाँ, भोगवा नदी पड़ रही है तुम्हारी पूरी। जितने भी स्थल हैं नदी के किनारे हैं, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो नदी के किनारे हैं सारे। तो कोई ना कोई एक चैनल बनाया गया था जो सीधे नदियों से जुड़ता था, समझ गए? अब वो चाहे नहर टाइप का समझ लो, चाहे जैसा रास्ता समझ लो, तो वो चैनल टाइप के बना करते थे। अब एक बात बताओ, आज की डेट में मुंबई एयरपोर्ट है, कोई जहाज आने वाला है तो पोर्ट पे आएगा ना, वहां पर एक पोर्ट बनाया गया होगा ना, जगह जहाँ रुकेगा वो आके, कि बीच समुद्र में जाके रुक जाएगा? भाई बीच समंदर में तो नहीं रुक जाएगा जहाज, वहां से आएगा तो एक पोर्ट का एरिया बनाया जाता है मेन जगह पर, वही कोस्टल एरिया पे, शहर के किनारे, समुद्र के पास में ही, जहाँ आकर के वो रुकते हैं, तो उसको बंदरगाह कहा जाता था। उसको उस समय गोदीबाड़ा कहते थे, बस इतना सा अंतर, उसे गोदी बोलते थे या गोदीबाड़ा कहते थे, ठीक है। तो ये लोथल जो है ये आपका एक बंदरगाह एरिया है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है।
तो बंदरगाह एरिया हो गया। अब बहुत ध्यान से चीजें समझना, अगर कोई ऐसा एरिया जो बंदरगाह एरिया है, जहाँ पे जहाज वगैरह बहुत जगहों से आ सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छी मात्रा में व्यापार होता होगा। तो व्यापार होता होगा इसका मतलब ये बहुत जगहों से जुड़ा रहा होगा। तो फारस, मध्य एशिया कई जगहों से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक मुद्रा मिली है मुहर टाइप की, फारस की मुद्रा कह लो, फारस जो ईरान है इस समय का। तो फारस की मुद्रा देखने को मिली कहाँ पर, लोथल में। तो इससे इन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि भाई अगर फारस की मुद्रा देखने को मिली तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यापार जरूर होता होगा, क्योंकि फारस आपका इंडिया में तो है नहीं, फारस ईरान है, जो पार आपको दिखाया था हमने जब धौलावीरा दिखाया था ऊपर फारस। तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि जरूर यहाँ पर ईरान या फारस के लोग व्यापार करने आते रहे होंगे, तभी यहाँ मुद्रा देखने को मिली है। दूसरी चीज, जब व्यापार वगैरह होता है तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों का व्यापार शुरू हो जाता है, जिसमें हाथी दांत बहुत प्रमुख है। हाथी दांत आज के डेट में तस्करी भी की जाती है, आपको पता होगा, बहुत बड़ी कीमत में बिकता है हाथी दांत। तो लोथल ही वो जगह थी जहां पर, क्योंकि व्यापारी लोग आते थे, तो वहां पे हाथी दांत का पैमाना मिला है। पैमाना जैसे हम लोग स्केल वगैरह आज समझते हैं ना, स्केल पट्टी वगैरह जिससे हम लोग लाइन वगैरह खींचते हैं स्केल, तो उस समय वो हाथी दांत का पैमाना बना हुआ मिला है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर यहाँ पे व्यापारी लोग रहते होंगे और अच्छी मात्रा में इन चीजों का व्यापार होता रहा होगा। तो हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल में देखने को मिला है। तो एक और अंदाजा लगाया गया कि अगर पैमाना मिला है यानी पटरी स्केल वगैरह मिली है, तो जरूर मापतौल होती होगी यहाँ पर। मतलब इन लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान रहा होगा, जब चीजों को मापने का ज्ञान इन लोगों को रहा होगा। तो क्योंकि हाथी दांत का पैमाना मिला, तो इन्होंने एक अंदाजा लगा लिया। क्या अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे जरूर मापतौल भी होती होगी। क्वेश्चन है ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः मापतौल के जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, कौन सा ऐसा एरिया है या स्थल है जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, लोथल है वो। 2-3 पॉइंट बता दिए हमने। लोथल भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अहमदाबाद क्षेत्र में, अहमदाबाद है आपका, ठीक है। गोदीवाड़ा पड़ता था जहाँ जहाज वगैरह आते थे, एक बंदरगाह एरिया, वहां से सामान उतार के भंडार गृह में रख लिया जाता था, ठीक है। और क्योंकि व्यापारी लोग आते थे, तो इन्होंने कैसे अंदाजा लगाया कि यहाँ व्यापार होता था, फारस की मुद्रा मिली है। तो फारस की मुद्रा मिलने से इनको एक अंदाजा हुआ कि जरूर फारस के लोग यहाँ आते रहे होंगे। हाथी दांत का एक पैमाना मिला, जिससे इन्होंने पता किया, और भी कुछ सारी चीजें मिली कि इनको माप तौल का ज्ञान था। मतलब उस समय इतने उन्नत लोग थे, समझ लो कि मतलब जो हम लोग इतने सालों बाद जाके सीख रहे हैं, वो लोग उस समय कर चुके और वो सभ्यता खत्म हो चुकी। मतलब शायद ही हम लोग मतलब उस समय समझ पाए होंगे ये सब। और वो लोग इतने 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 4500 ईसा पूर्व ये सब चीज हो चुकी है पूरी, मतलब सब चीज का ज्ञान हो चुका है इन लोगों को। तो माप तौल वगैरह, हाथी दांत पैमाना, ये सब चीजें देखने को मिली। क्लियर है। अब हमने जब फिगर आपको दिखाया था, फोटो जो दिखाई थी लोथल की, तो उसमें ध्यान देना, हमने गोदीवाड़ा दिखाया वो याद हो गया। दूसरा हमने आपको दिखाया था भंडार गृह, वो क्लियर हो गया, सामान आकर के वहां इकट्ठा हो जाते होंगे। दुर्ग जो दिखाया था उसमें आपके रहते होंगे लोग, ठीक है। एक भट्ठी दिखाई थी लोथल वाले फिगर में, याद है भट्ठी दिखाई थी। तो भट्ठी में क्योंकि बड़ी बड़ी भट्ठी कारखाने देखने को मिले, तो उनको एक अंदाजा हुआ कि यहाँ कोई ना कोई चीज पिघलाई जाती होगी, बहुत सारे काम किए जाते होंगे। तो वो मनके का कारखाना मिला है, मनके की भट्ठी, वो जो मनका दिखाया ना आपको, जो हार वार बनाने में होता है, तो वो मनके बनाने में यूज करते थे, एक मोती टाइप का समझ लो। तो ये जो हार वगैरह बनाते थे ये सब मनके, तो मनके बनाने की भट्ठी मिली है। असल में मनके बनाने की भट्ठी एक जगह और मिली है, चन्हुदड़ो में मिली है, जो पाकिस्तान वाला एरिया। लेकिन जब भारत में बात करते हैं तो वो लोथल है। पाकिस्तान में वो एरिया चन्हुदड़ो पड़ता है, जहाँ पे मनका बनाने का मिला है भट्टी। भारत में वो एरिया लोथल को कहा जाता है। अच्छे खासा व्यापार होता था, तो ये लोग बनाते थे, हार वगैरह बनाते थे, और भट्टी वगैरह में वो मनका वगैरह देखने को मिला है। दाहिने साइड में लोथल में आपको हमने एक चीज दिखाई है, कब्रिस्तान दिखाया, कब्रिस्तान लिखा था ना उसमें, 4-5 जगहों के नाम दिखाए थे। गोदीवाड़ा दिखाया था, भंडार गृह दिखाया था, दुर्ग दिखाया था, और एक आपको जगह दिखाई थी हमने भट्टी, और एक दिखाया था कब्रिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कब्रिस्तान वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कब्रिस्तान आपको पीछे देखने को मिलेगा हड़प्पा में। अंतर क्या है उसको ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में उस स्थल का नाम बताइए जहां पर युगल समाधियां मिली हैं। युगल मतलब जोड़े में लोग दफनाए गए हैं, जोड़े में। वो जगह लोथल है, वो जगह लोथल है, ध्यान रखिएगा। कब्रिस्तान और भी मिला हुआ है, लेकिन इसीलिए हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। लोथल ही वो जगह है जहां पर
युगल समाधि मिली है। युगल मतलब एक ही कब्र में दो लोगों के कंकाल देखने को मिले हैं। अब वो कैसे मिले हैं? एक पुरुष और एक स्त्री के। इन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि जरूर यहाँ पे सती प्रथा रही होगी। क्यों सती प्रथा रही होगी? कि जब एक ही कब्र में दो युगल मतलब दो लोग मिल गए, युगल समाधान, और एक पुरुष एक स्त्री है, तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब पुरुष मरता होगा तो उसकी स्त्री उसके साथ मतलब उसी में साथ में चली जाती होगी। तो एक अंदाजा लगाया इन लोगों ने कि जरूर कुछ ना कुछ सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ पे रहा होगा, तभी युगल। अब पक्के तौर पे नहीं कह सकते वो लोग, बस एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर युगल समाधि मिली है तो मतलब यहाँ सती प्रथा रही होगी, एक अंदाजा लगाया जाता है। ये कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ रहा होगा। हो सकता है कि उस समय के लोग इस तरह के हों कि अगर परिवार का कोई मरता हो तो अगर वो ही बचा हो तो वो भी मर जाता होगा, ये भी पॉसिबल था। ठीक है, तो लेकिन एक अगर पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा कि युगल समाधि मिली थी, जिससे आपको सती प्रथा का एक अंदाजा वो लोग लगाते हैं। कहाँ से? लोथल से। हमारी बातें क्लियर हुई? लोथल का दो जगहों के नाम बताए हमने, ध्यान से समझिएगा। पहली जगह हमने बताई आपको धौलावीरा, दूसरी जगह हमने आपको बताई लोथल। ध्यान से सुनना सभी। धौलावीरा के बारे में जब हमने आपको बताया तो धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ में पड़ रहा था। ठीक है, जो एरिया आपको खड़ेर बेट जो आपका पड़ रहा है वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। खड़ेर बेट कच्छ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। धौलावीरा एक पहला सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर जो 3 भागों में बटा था, दुर्ग, मध्य और निचला शहर। 2 नदियां जो इसको कवर कर रही थी, मानसर और मनहर। आर.एस. बिष्ट साहब इसके उत्खनन करता है, खोज करता जेपी जोशी हैं। सबसे अच्छी व्यवस्था जो यहाँ देखने को मिली है वो सेल्फ जलकुंड देखने को मिले हैं, चाहे वो स्टोरेज के मामले में हो, चाहे वो निकासी के मामले में हो, सबसे बेस्ट है वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, धौलावीरा का। और एक खासियत यहाँ की, जो 10 बड़े अक्षरों वाले लिपि जो देखने को मिली है वो धौलावीरा में देखने को मिली है। याद हो गया सबको? यस एवरीवन, क्लियर होगा सबको ये चीज? अच्छा, बाकी जगहों पे कैसे शहर देखने को मिले थे? 2 भागों में, एक कौन सा? दुर्ग, और एक निचला, वहां मध्य देखने को नहीं मिला, लेकिन धौलावीरा में तीनों देखने को मिले। आते हैं हम लोग लोथल पर। लोथल पड़ता है आपका भोगवा नदी अहमदाबाद में। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत की ये बहुत बड़ा बंदरगाह था अपने समय का। उस समय का ये बंदरगाह था, और समझ लो कि अगर ये व्यापारिक गतिविधियां रही होंगी तो ये भी उन्नत रहा होगा। हर प्रकार के लोग आते रहे होंगे, इसलिए कब्रिस्तान वगैरह सब कुछ देखने को मिला है वहां पर। ठीक है, तो बहुत जगहों के लोग आते होंगे, भाई व्यापारी लोग थे तो आते थे। जहाजें आकर के आपके गोदीवाड़ा में रुक जाती थी, या गोदीवाड़ा एक स्थान पोर्ट समझ सकते हो जहां पर वो आते थे। तो एक बंदरगाह एरिया बोल सकते हो। फिर वहां से सामान को उतारा जाता था, भंडार गृह में इकट्ठा कर दिया जाता था। सोचो कितने उन्नत हैं लोग, मतलब इतना ज्ञान है इन लोगों को कि करना क्या है। सब चीजें बना रखी थी इन लोगों ने प्रॉपर। फिर क्योंकि व्यापारी लोग थे तो बहुत सारी चीजों का मतलब व्यापार भी करना होता था। बाजरे का भी साक्ष्य मिला है, गेहूं बाजरे का साक्ष्य मिला है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कृषि का साक्ष्य यहाँ का नहीं है, रंगपुर का है, चाहे धान की भूसी मिली थी। लेकिन हाँ, बाजरे का साक्ष्य मिला है यहाँ पर लोथल से, बाजरे और जो गेहूं वगैरह है। क्योंकि व्यापारी एरिया तो देखो ध्यान से समझो, व्यापार से याद कर लो। अगर आप व्यापारी एरिया होगा तो व्यापार तो होगा होगा, और बहुत जगह के एरिया के लोग आएंगे तो हर तरह का लगभग व्यापार होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हर तरह की चीजें लगभग हुआ करती थी। कुछ मेन चीजें हम केवल आपको बता रहे हैं। हाथी दांत का पैमाना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना क्वेश्चन बना हुआ है। हाथी दांत का पैमाना का, क्योंकि किसी उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक माप तौल वगैरह होता था, बटखरे वगैरह देखने को मिले, तराजू वगैरह देखने को मिले। तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि यहाँ पे मापतौल हुआ करती होगी, क्योंकि व्यापारी लोग थे तो मापतौल तो जरूर होती होगी। मुद्रा मिली है भाई, किस चीज से पता चला इन्हें कि व्यापार होता था? फारस की मुद्रा मिली है। मतलब ये केवल भारत में व्यापार नहीं करते थे, बाहर भी व्यापार करते थे, क्योंकि फारस की मुद्रा देखने को मिली है। तो ये चीजें भी हो गई। सती प्रथा का अंदाजा इन लोगों ने इस तरह से लगाया कि यहाँ पे युगल समाधि देखने को मिली है लोथल में, कि जिसमें युगल समाधि मतलब जोड़े में लोग थे, तो उन्होंने लगाया कि हो सकता है कि पति के साथ ही वो पत्नी मर जाती रही होगी, तो एक सती प्रथा का अंदाजा इन्होंने लगाया होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? सिलखेड़ा, सिलखेड़ा पूछ रहे हो क्या? कौन पूछा है ये? सिल क्या है? गैलेक्सी J7 Note। ये तुमने अभी भी नाम चेंज नहीं किया? गैलेक्सी J7 नेक्स्ट टू मी। तुमको बाहर ही कर दे क्या हम क्लास से? है, इतना कहने के बाद भी तुम लोग को क्लियर नहीं होता है? वस्तु विनिमय हर जगह होता था।
पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिन्होंने ये पूछा है वस्तु विनिमय, रोहित, वस्तु विनिमय हर जगह होता था, लेकिन लोथल एक ऐसी जगह थी, वस्तु विनिमय तो था ही, सब कुछ था, लेकिन जब इनको फारस की मुद्रा देखने को मिली, या मुहर समझ सकते हो एक प्रकार से, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई फारस से जो व्यापारी आते रहे होंगे, तो उन लोगों के थ्रू ये मुद्रा यहाँ पर आई होगी। देखो, केवल सिंधु घाटी की सभ्यता ही नहीं चल रही थी उस समय, मिस्र की सभ्यता चल रही थी, सुमेरियन सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। अब हम सब एक साथ नहीं करेंगे ना, ये सब समकालीन चल रहे थे एक साथ, तो कुछ चीजों पे कहीं कुछ देखा गया, कहीं कुछ देखा गया। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वस्तु विनिमय होता था मोस्टली जगहों पर, लेकिन फारस से जो व्यापारी आते थे वो जनरली कहीं ना कहीं अपने साथ मुद्रा लेकर के आए होंगे, तो इसलिए वो अंदाजा लगाया गया कि फारस की मुद्रा देखने को मिली, जिससे उन्होंने कहा कि ये मतलब फारस से व्यापार होता रहा होगा। ठीक है, मुद्रा मतलब आजकल का सिक्का, पैसा। मुद्रा मतलब एक उस समय के जो वो कह सकते हो, पैसा समझ सकते हो उस समय का, तो मुद्रा वगैरह। अब इस समय का 2 रुपया 3 रुपया इस तरह का नहीं, वो मुद्रा रहा होगा जिसको सोने चांदी के रूप में बनाया जाता है, लेकिन सोना चांदी तो नहीं, खैर उस समय तांबा वगैरह का ज्यादातर यूज होता था। चांदी का खैर आ गया था, साक्ष हड़प्पा में आ गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सब हम एक जगह डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितनी चीजें बताते जा रहे हैं केवल वो याद रखते जाओ। हमने 2 जगहों के नाम आपको बता दिए, बताओ कौन कौन से स्टूडेंट, कौन से 2 जगहों के नाम बता दिए? कौन से 2 जगहों के नाम बता दिए? अरे सिल एक पदार्थ सिलखेड़ा बोलते हैं, सिलखेड़ा। सिलखेड़ा एक पत्थर या पदार्थ समझ सकते हो जिससे चीजें बनाई जाती थी, सिलखेड़ा। ठीक है, तो हमने लोथल और धौलावीरा 2 चीजों की बात की, दोनों कहाँ थे आपके? गुजरात में। एक तीसरे स्थान की हम बात करने वाले हैं, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के एरिया में पड़ता है, कालीबंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आज ही याद कर लेना, कॉपी में नोट्स में देख लेना, रिवाइज कर लेना, जो हम नाम आज तीनों बताने वाले हैं। 2 हमने बता दिया, एक है आपका कालीबंगा। फिर आगे चल करके हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में विधिवत डिस्कस करेंगे, पूरा एक क्लास केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही लगेगा। ठीक है, तो कालीबंगा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। नदी पड़ती है घग्घर नदी, नदी पड़ती है घग्घर नदी। पहले जिसको सरस्वती भी कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में अब सरस्वती का तो अस्तित्व है नहीं, तो हम लोग घग्घर वगैरह के नाम से जानते हैं। तो हमने बोला कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वो आपका घग्घर नदी के किनारे है। क्या हमारी बात क्लियर हो गई? हैंड रेज कर दो, यस सर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे आपका पड़ता है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान दिखाने की जरूरत तो है नहीं ना, अब मैप में राजस्थान तो जानते हो ना, गुजरात के ऊपर वाला एरिया जो राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, गर्ल्स बॉयज सभी लोग, चेहरा थोड़ा अच्छा बनाओ यार, हंसते रहो, खुश रहो, बिल्कुल लगे ऐसा लग रहा है घर में बैठे काम करा करा के थका दिया गया है, मारे गए हैं, बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है सबका। लड़कियों का तो खास तौर से जैसे बैठते हैं मम्मी कहते ये कर दो वो कर दो, हैं तुम लोगों से तो कुछ कहा भी ना जाता होगा। हाँ, पढ़ते रहते होगे तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, सभी लोग ध्यान से समझे। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, घग्घर नदी किनारे, कालीबंगा, राजस्थान गुजरात के ऊपर वाला जो एरिया है वो पड़ेगा। हम एक फोटो शेयर कर रहे हैं, एक फोटो से पूरा कालीबंगा क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना कई प्रयोगों में होता था, केवल लेंथ के लिए नहीं कह सकते, मापने के लिए जो भी चीजें होती रही होंगी उसके लिए प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो मापने के लिए, क्योंकि
बहुत सारी चीजें एकदम स्ट्रेट थोड़ी ना रहा करती। यार तुम क्या सोच रहे हो कि जो कुल्हाड़ी वगैरह होती थी आज की कुल्हाड़ी की क्या? अरे वो आदमी के आकार की कुल्हाड़ियां हुआ करती थी, 2 हाथ निकले होते थे, 2 पैर निकले होते थे, एक मुंह बना होता था, ऐसी कुल्हाड़ी हुआ करती थी। तो अब जैसा आज देख रहे हो बिल्कुल उस तरह का नहीं, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता था, ठीक है। तो पैमाने का कई प्रकार से यूज होता था, जरूरी नहीं कि वो लेंथ में ही होता था, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना सर्च कर लेना उसमें, ठीक है। गूगल जितनी जरूरी चीजें हैं स्टूडेंट वो हम शेयर कर रहे हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो, है ना। फोटो क्लियर हो गया है जो अभी कालीबंगा वाला दिखाया हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। नाम पढ़ लिए सब लोग, सारे नाम पढ़ लिए, सारे नाम पढ़ लिए। क्या हुआ, देखा सबने कालीबंगा? देखा, कुछ मायने पिक्चर बनी? अच्छा ठीक है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं धौलावीरा किस नदी के किनारे था? मनसर और मनहर, लोथल, भोगवा नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, ठीक है। जितना बताते जाए याद करते हैं। कालीबंगा में हमने एक आपको फोटो शेयर की जिसमें आपको एक नगर दिख रहा था, नगर बाहर बना हुआ था, बीच में एक किला दिखा आपको, बाहर एक नगर, नगर का मतलब कालीबंगा की बात हो रही है, नगर मतलब कालीबंगा की बात हो रही है, बीच में किला दिख रहा है। 3 नाम लिखे हुए हमने वहां पर, एक नाम वहां पे लिखा है अमला, एक नाम लिखा है वहां पे बीबी, एक नाम लिखा है थापर, क्लियर। पूरा नाम अमला का है अमलानंद घोष, नोट्स में लिखा हुआ है, हम अमला यूज करेंगे केवल। दूसरा नाम बीबी लाल, पूरा नाम है, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है, हम बीबी केवल यूज करेंगे सब। तीसरा है वीके थापर, हम केवल थापर शब्द यूज करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो नगर दिख गया आपको सबको, नगर में आपको किला दिखा, किले में आपको 3 लोग दिखे, एक बीबी दिखी, एक अमला दिखा, एक थापर दिखे, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक कुआं भी दिखाई दिया होगा, कुआं दिखा, किले के एरिया में कुआं, हम फिर से शेयर कर देंगे, कुआं दिखा। फिर कुएं से एक नाली बनी हुई दिखाई दी जो बाहर की तरफ आ रही है, कुएं से एक नाली बन के दिख रही है जो बाहर की तरफ आ रही है। बाकी कई सारी चीजें दिखे, जुते हुए खेत दिखे, जुता हुआ खेत दिखा जहाँ पे लिखा हुआ था जुते हुए खेत, ठीक है ना, हम फिर से शेयर कर देंगे, फिर से शेयर कर देंगे, जुते हुए खेत दिखे। आपको दिखा तांबे की कुछ, तांबे का बैल बना हुआ लिखा हुआ था वहां पर, है ना। और फिर से हम शेयर कर दे रहे हैं, अब फिर से ध्यान देना, एक बार हम और शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से देख लो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको एक बार फिर से देख लो। देखो ये कालीबंगा का पूरा ऐसा नहीं है, ये हमने एक आउटलेट बनाया। अब कुछ महान हमारे स्टूडेंट ये ना समझ लें सर यही कालीबंगा, अरे ऐसा नहीं, ये एक बनाया गया डायग्राम, ठीक है ना। हाँ, बाकी अगर अवशेष देखने तो तुम्हें अवशेष ही देखने को मिलेंगे, वो गूगल पे सर्च कर लेना, पूरा वो टूटे फूटी जगह सब मिल जाएंगे, खंडहर टाइप की। तो ये किला दिख गया आपको, ये पूरा नगर है, ये कालीबंगा का ये पूरा नगर, एक हमने डायग्राम बनाया आउटलेट कालीबंगा का। ये बीच में एक किला दिख रहा है आपको, किले में कुआं दिख रहा है, कुएं से एक नाली बनी हुई आपको दिख रही है, ये नाली बनी हुई बाहर जा रही है। यहाँ 3 लोग की बात हो रही है, अमला की, थापड़ की, बीबी घोष की। अमलानंद घोष, बीके थापड़, बीबी लाल। इधर देखो खेत जोतने का साक्ष्य इधर लिखा हुआ है, खेत जोतने वाला सोती वस्त। ये घग्गर नदी लिखी हुई है, ये रही घग्गर नदी, चारों तरफ बह रही होगी। काली मिट्टी की चूड़ी एक शब्द यूज हुआ है, अलंकृत ईंटें, तांबे के बने बैल। थोड़ी देर इस पिक्चर को अपने माइंड में बना लो याद करके।
कालीबंगा का एक नगर शहर जो आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में बीच में एक किला बना हुआ है। किले में 3 लोग रह रहे हैं। कौन-कौन रह रहे हैं? बीबी लाल रह रहे हैं, अमलानंद घोष रह रहे हैं, बीके थापड़ रह रहे हैं। फिर इसके बाद उसी किले में आपका कुआँ बना हुआ है। यहाँ पर बाहर भाई किले में खेत जोतने का साक्ष्य नहीं है, तो खेत जोतने के साथ हाँ, अग्निकुंड भी है, अग्निकुंड भी है यहाँ पर। अग्निकुंड इसमें लिखा नहीं है, अग्निकुंड भी है, ठीक है? तो घाघरा अलग चीज़ घाघरा शब्द जो यूज़ हो रहा है उसका हम डिस्कस करेंगे आपका। अभी जो शब्द यूज़ हो रहा है घग्गर उसको समझो अभी, है ना? सारी कन्फ्यूज़न एक साथ नहीं करनी है। पहले सरस्वती था, फिर उसके बाद घग्गर हुआ, फिर आगे चल के हम बताएँगे आपको। फिर यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ी, अलंकृत ईंटें, तांबे के बने बैल और एक चीज़ और इसमें अग्निकुंड वाला पोर्शन भी है, ठीक है ना? अग्निकुंड, जो अग्निकुंड है वो भी देखने को मिलता है। यज्ञ वेदी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ठीक है, हटा रहे हैं। 1 मिनट ज़रा मैसेज देख लें तुरंत। अग्निकुंड क्या है? घाघर नदी दोनों अलग है क्या सर? अलंकृत ईंट का क्या मतलब होता है? अरे धैर्य रखो भैया, तुम लोग ना कसम से हैं डिस्कस कुछ किए नहीं। होता क्या है, ये क्या होता है, तुम्हें अभी कालीबंगा लेके चलेंगे, ठीक है? दिखाएंगे तुमको, हैं पूरा तब। तो कालीबंगा के बारे में डिस्कस हुआ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब नोट्स वोट्स मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। हम जो बोले वो ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान दे रहे हो सब लोग? शुरू करें। कालीबंगा जो नगर है उसके बीच में एक किला है, मतलब किले का साक्ष्य मिला है। किले में 3 लोग रह रहे हैं। पहला नाम है जिसमें अमलानंद घोष, जिन्होंने खोज की है, वीके थापड़ और जो आपके बीबी लाल उत्खनन करता। हेल्प अमलानंद ने भी की है, इनकी भी हेल्प ली गई है, लेकिन अमलानंद घोष को मेनली खोजकर्ता कहा गया है। बीबी लाल और जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं वीके थापड़, ये लोग हैं उत्खननकर्ता, जिन्होंने बहुत लार्ज मात्रा में उत्खनन किया है, अवशेष प्राप्त किए। बीबी से याद कर लो, ये महिला है। बीबी वैसे पुरुष हैं, एक्चुअल में बीबी लाल वो है, तो यहाँ पर हम बीबी को बीबी कहेंगे, पत्नी मतलब, ठीक है? और बाकी 2 लोग पुरुष मान के चल रहे हैं, वीके थापड़ को और किसको? अमलानंद घोष को। तो अमला और जो वीके थापड़ है, अमला और थापड़ रोज सुबह होते किले से बाहर निकलते हैं। ध्यान से सुनना कहानी, बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। अमला और थापड़ रोज सुबह किले से बाहर निकलते हैं और अपने खेत में पहुंचते हैं, जो बाहर साइड में, नगर में ही है, किले से थोड़ा बाहर है। तो वो जाते हैं खेत में, जो भी कृषि का काम होता है उसमें, मतलब खेती वगैरह करते हैं, वापस घर आ जाते हैं। खेत जोतते हैं फसल वगैरह के लिए, ऐसा वो रोज करते हैं। अमला कौन करते हैं ऐसा काम? अमला और थापड़, ठीक है? अब जब अमला और थापड़ ऐसा काम करते हैं तो बीवी घर में अकेली, जो बीवी है, असल में बीबी लाल जो है, तो बीवी किले में अकेले, परेशान, क्या करे, फ्री टाइम। तो जो घरेलू काम है उनके, अब उनका काम यही सब है। देखो क्या करना भाई, सजने संवरने का काम हो गया, तो थोड़ा सा उनको ज्ञान है, तो ईंट वगैरह रखी होती थी तो उसी पे चित्रकारी करने लगती थी। अलग अलग चित्र बनाना, जानवर के चित्र बनाना, पक्षियों के चित्र बनाना, ठीक है? कुछ अलग टाइप के चित्र बनाना। तो लड़कियां खाली बैठेंगी तो क्या करेंगी? बस कुछ ना कुछ करती रहेंगी घर में, कुछ कताई बुनाई सिलाई जो भी है सब चलता रहता है। तो वो घर में अकेली पड़ी रहती थी, वो लोग चले जाते थे, तो इन्होंने अपना काम किया। तो दैनिक काम सब करते थे, खाना बनाती थी। तो असल में यहाँ पे तंदूर तंदूर देखने को मिला है, तंदूर की भट्टी टाइप का। सोचो उस समय, मतलब खाना वाना बनाने का, तो तंदूर का चूल्हा टाइप का देखने को मिला है उसी समय। तो बीबी लाल जो वो बीबी हैं, वो अपना तंदूर पे वो खाना वगैरह बनाती रहती थी, पूजा पाठ करती है। देखो महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, पुरुषों से ज्यादा धार्मिक महिलाएं होती हैं, ठीक है? तो महिलाएं इन चीजों का बहुत ध्यान रखती हैं, पूजा पाठ का और ये सब चीजें।
तो अग्निकुंड देखने को मिला है, क्योंकि जरूर वहां पे कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता रहा होगा। तो अग्निकुंड का मतलब होता है यज्ञ वेदिका, जहाँ पे यज्ञ वगैरह किया जाता है। अब हर जगह आज के समय में कहाँ कोई कर रहा है, शहरी जीवन में तो एकदम सब बंद ही हो गया है। गांव वगैरह में थोड़ा बहुत लोग कर भी रहे हैं यज्ञ वगैरह का जो होता है। तो अग्निकुंड वगैरह देखने को मिला है। तो बीवी यही कर रही थी खालिस्तान में, जब वो दोनों अमला और थापड़ चले जाते थे खेत जोतने, तो ये अपना घर में बैठी बैठी खाना बनाती थी तंदूर के उस पे। फिर उसके बाद क्या करती थी, अग्नि वगैरह कुंड में अपना पूजा पाठ जो भी था यज्ञ वगैरह करती थी। जिन्होंने चूड़ी पहन रखी थी, असल में काली ये चूड़ी पहनी थी, कौन, बीवी जो किले में रह रही है। तो अब क्या हुआ कि जब ये चूड़ी पहने हुई थी, तो बार बार अगर कोई खाना बनाएगा चूल्हे पे, यज्ञ करेगा, तो चूड़ियां क्या पड़ गई उनकी, काली पड़ गई। क्या पड़ गई, काली पड़ गई, काली मिट्टी की चूड़ी। और बार बार अब चूल्हे पे फूक रही हैं। गांव में देखो अभी भी लकड़ी वगैरह का यूज होता है, तो उस तरह से अब गांव नहीं है, वो है शहर। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो शहर है, गांव नहीं बोलोगे कभी, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर बोले गए हैं, बहुत अच्छी शहरी सभ्यता है ये। तो अब वो बार बार चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो काली पर मतलब काली हो रही हैं, काली चूड़ी उनकी होती जा रही है। काली बंगा का शब्द का मतलब ही है काले रंग की चूड़ी। काली का मतलब काला होता है, बंगा का मतलब चूड़ी होता है। तो काली बंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काली पड़ती जा रही है। रोज ऐसे ही चल रहा था, रोज ऐसे ही चल रहा था। गुस्सा आ गई। जानते हो महिलाएं कैसे गुस्सा, भाई तुम रोज खाना बना रही है, साफ सफाई कर रही है, सब कुछ कर रहा है, लोग सुबह निकल जाते हैं खेत में और आके बढ़िया बढ़िया खाना पीना खा रहे हैं, अकेले वो पड़ी हुई है, बस कोई मतलब नहीं रह गया। तो रोग गुस्सा गई। तो कुछ दिनों के बाद बीबी ने पूछ लिया, ये बताओ अमला और थापर से, तुम लोग जाते कहाँ हो, रोज निकलते हो सुबह किले से बाहर निकल जाते हो, हम यहाँ पड़े रहते हैं, और जाते कहाँ पहले ये बताओ। तो कहते हैं भैया ऐसा है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग का खेत है किले के बाहर, तो खेत जोतने जाते हैं वहां पर। कहते हैं अच्छा, हम तो कभी देखे नहीं। तो कहते हैं कि कैसे जोता जाता है खेत, क्या ऐसा है। तो कहते हैं बैलों से जोता जाता है, बैल हैं तो बैल से खेत जोतने का काम करते हैं। तो बीबी कहती है हम तो किले से बाहर ही नहीं निकले, हमने तो बैल ही नहीं देखा कभी, ये बैल कैसा होता है। तो, तो जो अमला और थापड़ है उन लोगों ने कहा अच्छा तुमको बैल दिखाते हैं। तो उन लोगों ने मिट्टी के बैल वगैरह बनाए और उनको दिखाए। तो कहती है मिट्टी लेके घर के अंदर मत आना, एक तो मैं दिन भर वैसे ही परेशान हो जा रही हूँ साफ सफाई करके, तुम एक तो मिट्टी का बैल लेके चले आ रहे हो। तो ये लोग परेशान हो गए, कहते अब बैल कैसे दिखाएं। तो इन लोगों ने तांबे का बैल बनाया। किसका बैल बनाया, तांबे का बैल। कहते अब तो ठीक है ना, इस बैल को तो रख सकते हो ना घर में, भाई मिट्टी से तुम्हारी दिक्कत हो रही है, तांबे का बैल बना के अंदर रख दिया। तो वो तांबे का बैल का साक्ष्य मिला है। सब कुछ ठीक था, तो इतनी चीजें चल रही थी। अब क्योंकि किसान की तरह अगर ये काम, भाई हम एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल, ठीक है, ये लोग एक शहरी जीवन जी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कृषि के साक्ष्य मिले इस वजह से बस बता रहे हैं आपको। अब खेत जोतने जाते थे भाई, कपड़े पहन के तो जाएंगे ही। तो जो अमला और थापड़ लोग जाते थे, इन लोग सूती वस्त्र पहन के जाते थे, सूती वस्त्र। अब यार तुम लोग जानते ही हो सभी लोग कि भाई खेत जोतोगे, ये सब जाओगे, कृषि का काम करोगे, तो गंदे तो हो ही जाएंगे, कपड़े तो गंदे होंगे होंगे। कपड़े गंदे हो जाते थे। आए अमला और ये बीवी को बुलाया, इधर आओ, क्या करती हो दिन भर तुम। बीवी ने भैया बताया सब। कहते अच्छा ऐसा करो, बहुत प्यार से, भाई देखो नाराज होके कभी नहीं है, अभी तुम लोग की शादी नहीं हुई है, लेकिन नाराज होके कभी मत कहना, सब करना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, बहुत प्यार से एकदम बड़ाई करके एकदम, अरे दिन भर बताओ तुम ऐसा करते हो यार, हमको बड़ा दुख होता है, समझो। हाँ, सब बहुत सही तरीके से है, बता रहे सही से। तो वो लोग आए। अब लड़कियां भी सुन रही होंगी ये चीजें, हैं देखो ध्यान से। तो अब वो दोनों लोग आए, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक काम और कर दो, सूती वस्त्र, ये जो हमारे वस्त्र है ना गंदे बहुत हो गए, इसको धुल दो। तो बीबी ने कहा चलो अच्छा धुल तो देंगे, धुल तो देंगे, लेकिन पानी ही नहीं है तुम्हारे किले में, धुले कहाँ से, सारे कपड़े गंदे, कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहता है बस इतनी सी बात। तो उन दोनों ने मिलकर कुआं खुदवा दिया किले के अंदर ही। भाई घग्गर नदी बाहर बह रही है, तो कहा क्या उन लोगों ने कि जाओ इस नदी में, घग्गर नदी में जाओ और कपड़े वपड़े धुल लाओ। तो बीबी ने कहा मैं नहीं जाने वाली, मैं किले से बाहर निकलूंगी नहीं। एक तो वैसे तुम्हारा खाना बना बना के मैं काली हुई जा रही हूँ, एक ये जो पूजा पाठ है उससे काली हुई जा रही हूँ, ऊपर से कह रहे हो कि मैं किले के बाहर जाऊं।
तो घग्गर नदी का कोई फायदा न मिला। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, फायदा तो बहुत था घग्गर नदी का सिंचाई वगैरह में, तो घग्गर नदी नहीं गई, कुआं वो किले के अंदर करवा दिया, चलो सिंचाई उसके पानी की व्यवस्था हो गई। अब गए वो लोग, सुबह से शाम तक लौट के आए तो देखा कि भैया अंदर ही खूब पानी बिखरा पड़ा है। भाई कपड़े धोए, सारा पानी वहीं अंदर किले के अंदर। उन्होंने कहा ये क्या किया? तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब कुआं बनवाए हो, धोएंगे तो पानी तो होगा ही होगा ना, कुछ व्यवस्था करो अब। तो कहते अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ व्यवस्था। तो उन लोगों ने मिलके फिर नाली बनाई, कुएं से कनेक्ट करके नाली बनाई पूरा, जो किले से बाहर जा रही थी, विधिवत तरीके से। ईंटों के नाली मिले हैं, लकड़ी के नाली मिले हैं। कालीबंगा एक ऐसी जगह जहां पे लकड़ी से बनी हुई नालियां और ईंटों से बनी हुई, पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां देखने को मिली है। तो कुएं से इन लोगों ने किया और बाहर उसको निकाल दिया। ठीक है, बढ़िया जीवन चल रहा है इन लोगों का। अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया। रोज सुबह वो लोग जाएंगे, खेत जोतने जाएंगे, अपना काम वाम करेंगे। यहाँ अपनी जो बीबी हैं वो अकेली हैं, अपना पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ वेदिका जो है अपना अग्नि कवन कुंड करेंगे, तंदूर में खाना वाना बनाएंगे, काली भी हो जाएंगे, चूड़ी पहने हुए हैं, काले रंग की चूड़ी होगी होगी, थोड़ा गुस्सा तो होंगी होंगी, लेकिन क्या होगा, अब वो लोग थोड़ा मेहनत करें तो रोज दूसरी चूड़ी दे देते थे, बट फिर वो काली हो जाती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई कपड़े वपड़े धुलने थे तो उसके लिए कुएं की व्यवस्था कर दी गई। भाई घग्गर नदी था, लेकिन अब वो औरत औरत भैया देखो, मानना पड़ेगा। अगर उसने कहा ना तो ना है, हैं ये नहीं, नहीं तो बस तुम्हारी खैर नहीं है फिर, नहीं दोनों लोग तुम ही रहोगे घर में फिर। वो बस उसका मायका दिखता है उसको, फिर सीधे फिर लो। और कितना भी बीमार स्त्री हो, मायके में जाके खुश हो जाती है। अरे भाई साहब, अगर वो बीमार है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उससे कहो मायके जाना है, अरे तुम पूछो मत, तुरंत खड़ी हो जाएगी। अरे कब जाना है, तुरंत व्यवस्था पूरा होगा। तो बिल्कुल खुश रखा जाता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं। तो सब कुछ हुआ, कुआं वगैरह का साक्ष्य मिल गया, पक्की नालियां के साक्ष्य मिल गया, सब कुछ। अब चलो हम आपसे अब ये चीजें बोलते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के किस क्षेत्र में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बह रही है बाहर किले के। ठीक है, किले का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, 3 लोग रह रहे हैं किले में, कौन कौन रह रहे हैं? 3 लोग रह रहे हैं, कौन कौन रह रहे हैं? अमला, बीबी, थापड़। अमलानंद घोष, बीके थापड़, तीसरा कौन है? अमलानंद घोष, बीके थापड़, तीसरा कौन है? बीबीलाल। क्लियर है? तो ये मेन हो गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो ध्यान रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान बताइए जहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कालीबंगा से। वो जगह का नाम बताइए जहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आंसर है कालीबंगा। याद हो गया होगा। लकड़ी से बनी नालियां, लकड़ी से और पक्की ईंटों से भी बनी हुई नालियों के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं? कालीबंगा से, क्योंकि कुएं से वो नाली बनाई गई थी, याद रहेगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो आपको हम बता रहे, जुते हुए खेत पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ी मात्रा में कहीं कहीं अलंकृत ईंटों का क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो वो बीबी अपने किले में बैठ के कर रही है, खाली टाइम में बना रही है, चित्रकारी वगैरह कर रही है। तो अलंकृत ईंटें, जो ईंटें थी वो अलंकृत ईंटें भी आपको कहाँ देखने को मिली है? कालीबंगा में देखने को मिली है। खाली टाइम में जो देखने को मिली, क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कहानी है पूरा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तांबे से बने बैल को देखने को कहाँ मिला है? कालीबंगा में देखने को मिला है। ठीक है, और यज्ञ या अग्निकुंड का कहाँ मिला है? कालीबंगा का। सब भूल जाना, लेकिन एक चीज याद रखना, जूते हुए खेत, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। जूता हुआ खेत और अलंकृत ईंट भी याद रख सकते हो। ठीक है, अलंकृत ईंट भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जूता हुआ खेत सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या हमारी बात इतनी क्लियर हुई सभी को? ठीक है, ईंटों का एक नाप होता था, आपको हम अगर एग्जैक्ट बताए ना तो सिंधु घाटी सब, मतलब इतने मतलब मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब इतनी उन्नत सभ्यता थी ये, इतनी उन्नत सभ्यता कि मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से जब ईंटों को देखा गया ना, तो एक ही नाप के ईंटें मिली हैं। मतलब कहीं भी देख लो तुम, एक रेशियो में मिला है इनका, ईंटों का रेशियो इनका जो था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:2 और 1 का रेशियो था। मतलब 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई,
4:2:1 का रेशियो था और इसी रेशियो में ही ईंटें थी। तो चाहे जहाँ से भी देखने को मिली, तो इस रेशियो की ईंटें देखने को मिली। तो रेशियो बता रहे हैं हम, लंबाई वो नहीं बता रहे, रेशियो था ये 4:2:1 का रेशियो। तो काफ़ी उन्नत तरीके से था। पकी हुई ईंटों का मतलब समझ रहे हो कि उस समय में लोग पकी हुई ईंटें यूज़ कर रहे थे। मतलब भट्टियाँ वगैरह बनी होंगी, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी हुई। तो 3 जगह के स्टूडेंट हमने आज नाम आपको बता दिए। पहला नाम कौन? जल्दी से तीनों नाम लिखो, जल्दी से। फिर क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से तीनों नाम लिखो। आज कौन से 3 जगहों के नाम देखने को मिले? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। पिंकी, अनीता, निधि, लड़कियों के ही आंसर आते हैं। लड़के मस्त हैं बिल्कुल हैं तुम लोग। आंसर क्यों नहीं देते भाई? तो 3 जगहों के नाम है। अब हम तीनों से मिला के क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान से सुनना, अब हम तीनों के मिला के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। भोगवा नदी के किनारे कौन है? भोगवा नदी के किनारे कौन है? तीनों में से भोगवा नदी के किनारे कौन है? लोथल, करेक्ट आंसर। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर, वेरी गुड। 10 बड़ी आकृति के लिपियों वाला साक्ष्य कहाँ से मिला है? 10 बड़े अक्षरों की लिपियों वाला साक्ष्य कहाँ से मिला है? 10 बड़े अक्षरों वाले। लोथल गलत आंसर है। लिपि का साक्ष्य लोथल से नहीं मिला है। धौलावीरा का जो उत्तरी द्वार था, उसके जो द्वार थे उसके ऊपरी सिरे पे लिखा हुआ था धौलावीरा। धौलावीरा से मिला था। 3 पार्ट में बटा था, आपको बताया था, दुर्ग, मध्य और निचला। कौन बटा था? धौलावीरा बटा था। ठीक है, जो हम मेन क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही पूछ रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन में बहुत कुछ किया, जो आए हुए हैं वो पूछ रहे हैं हम आपसे, जो याद रहे माइंड में बैठा लेना। गोदीवाड़ा किस जगह से देखने को मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से गोदीवाड़ा देखने को मिला है? गोदीवाड़ा जो एक बंदरगाह एरिया था जहाँ पे जहाज वगैरह होती थी, लोथल से देखने को मिला है। ठीक है। सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की है? सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की है? धौलावीरा, धौलावीरा, सुमित, विनय, प्रीति, श्रुति, सौरभ, वेरी गुड। धौलावीरा, धौलावीरा। आई होप की चीजें क्लियर हो गई सबको। ठीक है, तीनों जगह के हो गए। ओके, तो डिस्कशन हमारा तीनों का आज जगहों का केवल 3 डिस्कशन, जिससे कंफ्यूजन ना हो। आप लोग क्या करना, रिवाइज करना इसको। अब हम केवल एक बस फोटो दिखाने वाले हैं। डिस्कस बहुत ज्यादा थ्योरी का नहीं होगा, फोटो केवल 5 मिनट और लेंगे बस। एक फिगर शेयर किया है, क्या दिख रहा है इसमें? ग्रेट बात समझते हो? स्विमिंग पूल, वाह। स्नानागार, ठीक है, आज का स्विमिंग पूल, उस समय का स्नानागार। ठीक है ना, ये एक बहुत मतलब एक प्रकार समझ सकते हो, बहुत मेन एरिया क्षेत्र समझ सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का। जो ग्रेट बात आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, सीढ़ियां बनी हुई हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए। समझो किस तरह से चीजें बनाई गई होंगी। और ये सीढ़ियां बनी हुई हैं ये उतरने के लिए, इधर से भी बनी हुई हैं। यहाँ ऊपर ये दिख नहीं रहा, ये जो किनारे किनारे है ना, इधर ये सब कमरे बने हुए थे, कमरे थे ये, बहुत सारे कमरे बने थे चारों तरफ।
ये कमरे बने हुए थे, जो इसके ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, इसमें कमरे बने हुए थे कपड़े बड़े बदलने के लिए या स्त्रियों के लिए, उस तरह की चीजें। ये ज्यादा बड़ा था। इसका जो डायमेंशन है वो कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको देख लेना कि लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, वो सब ठीक है। ठीक है, तो कमरे वगैरह भी इसके ऊपर देखने को मिले हैं। ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो से। अभी हम मोहनजोदड़ो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस एक मेन चीज बता रहे हैं, स्नानागार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो ग्रेट बाथ या बड़ा स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। एक सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान टाइप का होता था, क्योंकि ये कोई प्राइवेट नहीं था, असल में बहुत बड़ा था, शहर के बीचों बीच बना हुआ था। तो जिससे एक अंदाजा लगाया गया कि कब जब कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तो इसमें स्नान किया जाता होगा। वेल डेवलप तरीके से बना था ये। निकासी की व्यवस्था थी इसमें, पानी भरने की व्यवस्था थी इसमें, सीढ़ियां प्रॉपर बनी हुई हैं, कमरे बने हुए थे चारों तरफ से, है ना। तो ये काफी डेवलप तरीके से था। ठीक है। हाँ, मोहनजोदाड़ो जो फिल्म बनी है आशुतोष गोवारकर की, तो उसमें भी ये दिखाया गया है। ठीक है, उसमें भी ये दिखाया गया है। तो ये ग्रेट बात है। समझ में आया? तो स्नानागार जो है वो एक्चुअल में मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो जिसको कहते हैं, मूवी बनी हुई है, अगर किसी ने देखा होगा ना तो उसमें दिखाया गया है। आशुतोष गोवारकर की मूवी है मोहनजोदड़ो। तो उसमें इस बड़ा स्नानागार का दिखाया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जब हम क्षेत्र की बात करेंगे। अभी केवल देखते जाओ, बस देखते जाओ फिर, ताकि थोड़ा माइंड में बने, तो अब बाद में आप उसको याद रख सको। इसका नाम बताओ, ये क्या है? जो लोग जानते हैं वो इसका नाम बताएं। जो लोग इसका नाम जानते हैं वो बताइए क्या है। सबसे बड़ी बात कि देखो, उसमें हमने नीचे लिखा हुआ है कांसे की मूर्ति है, ये कांसे की नर्तकी। नीचे लिखा है कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी मिली हुई है। ठीक है, कांसे की प्रतिमा बनी हुई है। ये खास बात इसमें समझो, ये जो कांसे की मूर्ति है ना, ये एक स्त्री नर्तकी का बनाया गया है। इसका जो दाहिना ये हाथ है, कूल्हे पर है, कूल्हा मतलब कमर पर है। जो इसका चेहरा है हल्का पीछे झुका हुआ है, पीछे साइड में झुका हुआ है, इसका जो सिर है पीछे। जो बाल है इसके जूड़े टाइप में बंधे हुए हैं, मतलब सारी व्यवस्था तरीके से है। पलके झुकी हुई हैं इसकी, इसमें पूरी तरह से दिख नहीं रहा, लेकिन इस मूर्ति में जब देखोगे और मूर्तियों में, तो पलके झुकी हुई हैं हल्की सी। ठीक है, सर पीछे की तरफ है, जूड़ा बंधा हुआ है, पलके झुकी हुई हैं, बीमार उमार नहीं है, अच्छी खासी है वो। कांसे की मूर्ति है, उस तरह से दिख रहा है वो। ठीक है, और नृत्य करती, मतलब कूल्हे पे हाथ है, एक प्रकार से अंदाजा लगाया गया होगा कि ये नृत्य करती हुई एक मूर्ति रही होगी। गले में इसने एक हार पहना हुआ है। इस मूर्ति में गले के अलावा इसने कुछ नहीं पहना हुआ है। ये कांसे की मूर्ति जो है, केवल इसने उस समय हार पहने हुआ था। जो ये मूर्ति, जो इतिहासकार बताते हैं, जब वो मूर्ति मिली रही होगी, वो अंदाजा लगाया उन लोगों ने। तो ये एक कांसे की मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। ठीक है, सिर थोड़ा पीछे, अभी ये पूछा नहीं जाता कि सिर पीछे है, बस इतना है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एक अंदाजा लगाया कि कूल्हे पे हाथ रखा हुआ, दाहिना बायां हाथ इस तरह से है पैर पर, पैर थोड़े झुके हुए हैं, मतलब ये नृत्य कर रही होगी। तो नृत्य करती कांसे की मूर्ति आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, तो ये एक अंदाजा उन्होंने लगाया होगा। क्लियर हुआ सबको? तो एक जो ग्रेट बात है आपने देखा वो, और एक जो मोहनजोदाड़ो से आपको देखा नर्तकी की मूर्ति। चलो, टाइम अब हो रहा है ज्यादा, कोई बात नहीं, एक दो और चीजें दिखा देते हैं। ये है मातृ देवी की मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, मातृ देवी। जिससे अंदाजा लगाया गया कि माँ देवी की पूजा की जाती होती हो, मतलब मातृ शक्ति, मतलब एक मातृ शक्ति की पूजा की जाती रही होगी उस समय। मातृ देवी की मूर्ति उस समय देखने को मिली है। वैसे हड़प्पा में भी देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा श्रेय जो दिया जाता है वो मोहनजोदाड़ो को दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल मोहनजोदाड़ो में, वो हड़प्पा में भी देखने को मिला, इसलिए कहीं कहीं हड़प्पा में भी लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कहीं पर कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ का है, तो आपका आंसर मोहनजोदाड़ो होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कई जगहों से मिली है। अब उसमें से जो मेन होता है उसका नाम ही क्वेश्चन के आंसर में दिया जाता है। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो आपकी मोहनजोदाड़ो से है। इससे अंदाजा लगाया गया कि कहीं ना कहीं मातृ शक्ति रही होगी उस समय। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका रहा होगा।
क्लास खत्म करें? क्लास खत्म करें? अब काफी हो गया होगा, ठीक है ना? तो क्लास खत्म करते, काफी टाइम होता जा रहा है। कल हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे सब, ठीक है ना? सभ्यता जो समाप्त होने का है वो हम तब बताएंगे जब आपको हड़प्पा सिंधु, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों की बातें करेंगे जब क्षेत्र की ना, तब हम आपको बताएंगे एक्चुअल में विद्वानों में मतभेद है कि किस वजह से हुआ। कई लोग अलग अलग मानते हैं, बाढ़ मानते हैं, कई लोग भूकंप मानते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, भूख लगी है, भूख लगी है, अब समझ गए, समझ गए, घर में रह के तुम लोग को भूख लग जा रही है। आज के लिए इतना ही रखें। आज की क्लास क्लियर सबको? जितनी चीजें बताई वो माइंड में रहेगा, रिवाइज कर लेना। इसलिए क्योंकि जब कल नेक्स्ट 2-3 क्षेत्रों के नाम बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा, इसलिए आज का आज ही रिवाइज हो जाना चाहिए। जो तीनों चीजें बताई थी वो, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है ना? कल हम आगे चल करके नेक्स्ट वाले में हम लोग चन्हुदड़ो और राखी गढ़ी जो है, इन सब जगहों की बात करेंगे। फिर हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करेंगे, उसमें काफी टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें बतानी होंगी उसमें, उसमें कंपेयर करना होगा आर्य सभ्यता से, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग कहते हैं, तो आज के लिए थैंक यू क्लास। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए सब लोग, ठीक है? खाना वाना खाइए सभी लोग जाके। थैंक यू एवरीवन। सब लोग लीव कर दो। लिफ्ट करो जल्दी, सभी लोग लिफ्ट करो। सब